हेलो एवरीवन। सो क्वार्टनिक कंपाउंड में एक टॉपिक है मेटल कार्बोनिल्स का, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। सो व्हाट आर द मेटल कार्बोनिल्स? दे आर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स इन विच मेटल इज डायरेक्टली लिंक्ड विथ कार्बोनिल लिगेंड्स। व्हाट इज कार्बोनिल लिगेंड्स? CO। ओके, एंड ऑलरेडी आप अवेयर हो कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। Those compounds in which metal is directly linked to carbon, राइट। सो पहले मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ मेटल कार्बोनिल्स के, जैसे कि NiCO का होल 4। यहाँ पर निकल की ऑक्सीजन स्टेट क्या है बच्चों? 0। एंड इसका IUPAC नेम क्या है? टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। नेक्स्ट है FeCO का होल 5। दिस इज पेंटा कार्बोनिल आयरन 0, राइट। इस निकल पर हाइब्रिडेशन जो है वो sp3 टेट्राहेड्रल है, एंड दिस इज DsP3। इसमें DsP3 हाइब्रिडेशन है, आप निकाल के देख सकते हैं। इसकी ज्योमेट्री इस तरह होती है, FeCO CO और यहाँ पर CO लिगेंड्स एंड CO लिगेंड। दिस इज DsP3। मैंने कहा था कि जो क्वार्टनिक कंपाउंड है, क्वार्टनिक कंपाउंड में DsP3 पर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है, एंड sp3d में स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री होती है। इसको आप करके दे सकते हैं, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे Fe की स्टेट 0 है। नेक्स्ट है CrCO का होल 6। इस पे हाइब्रिडेशन आएगा D2sp3। आप निकाल के देख सकते हैं। दिस विल बी इनर कॉम्प्लेक्स। ये सभी कॉम्प्लेक्सेस में डायमैग्नेटिक मोमेंट जो है वो 0 है। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर एक दो पॉइंट है, जैसे अगर मेटल कार्बोनिल में केवल कार्बोनिल लिगेंड्स है तो इसे बोलते हैं होमोलेप्टिक मेटल कार्बोनिल्स। ओके, और अगर कार्बोनिल लिगेंड के साथ साथ कोई दूसरा लिगेंड प्रेजेंट है तो उसे बोलते हैं हेट्रोलेप्टिक मेटल कार्बोनिल। फाइन। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर मेटल कार्बोनिल में केवल एक मेटल प्रेजेंट है तो उसे कहते हैं मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल। मोनो मीन्स 1 और न्यूक्लियर मीन्स एक मेटल का न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल। और अगर एक से ज़्यादा मेटल प्रेजेंट है तो यू कैन से डाई न्यूक्लियर कार्बोनिल, ट्राई न्यूक्लियर कार्बोनिल, और दो से ज़्यादा हैं तो यू कैन से पॉली न्यूक्लियर कार्बोनिल। जैसे मैं बात करूँ FeCO का होल 9, Fe2CO का होल 9। इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा? नोना कार्बोनिल डाई आयरन 0। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। अब देखो यहाँ पे दो मेटल है तो इट इज़ अ डाई न्यूक्लियर कार्बोनिल। अच्छा, जब मेटल कार्बोनिल में मेटल एक से ज़्यादा होते हैं तो ऐसे कार्बोनिल को हम लोग मेटल क्लस्टर भी कहते हैं। मेटल क्लस्टर वर्ड तब आता है जब इसमें मेटल बॉन्ड हो। और देखो दो Fe हैं तो Fe और Fe के बीच में बॉन्ड होगा, दे आर कॉल्ड मेटल क्लस्टर। ठीक है ना। तो जब एक से ज़्यादा मेटल होंगे तो क्लस्टर कहे जाते हैं, मेटल क्लस्टर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेटल बॉन्ड। यहाँ पे मेटल सिंगल बॉन्ड हो सकता है, मेटल डबल बॉन्ड हो सकता है। जैसे मैं Fe2CO का होल 9 को ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, देखना आप ध्यान से समझना।
Mn2CO9 से पहले मैं ड्रॉ करता हूँ Mn2CO का होल 10। अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स को ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो देखो ध्यान से क्या होगा, Mn और 5CO इस तरीके से यहाँ पे इसके साथ जुड़ जाएंगे और 5CO इसके साथ ऐड हो जाएंगे। अब कैसे पता चलता है कि यहाँ पे मेटल मेटल सिंगल बॉन्ड है? तो मैंने क्लास में एक रूल बताया था, EAN रूल। EAN रूल क्या होता है? इसे बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इस पर केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वर्ड सेंट्रल मेटल के एटम के लिए यूज होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स में, और ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसी इनर गैस के एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाए, देन वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा रिलेटिवली दूसरे कॉम्प्लेक्स के रिस्पेक्ट में। अब ये EN क्या होता क्या है जरा समझो ध्यान से। जैसे पहला मैंने कॉम्प्लेक्स लिया NiCO का होल 4। बताइए यहाँ पे निकल का एटॉमिक नंबर कितना है? यू विल से 28 प्लस 28 एटॉमिक नंबर है, दैट मीन्स इट हैज़ 28 इलेक्ट्रॉन्स एंड 28 प्रोटॉन्स। निकल ने जब 4 कार्बोनिल के साथ मिलकर के कॉम्प्लेक्स बनाया तो लिगेंड से इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? तो यहाँ पर निकल का क्वार्टस नंबर कितना है? 4 है, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, तो 4 लिगेंड्स ने 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और सभी ने एक एक पेयर डोनेट किया है। तो जब सभी ने एक एक पेयर डोनेट किया है, देन टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? कितना हो गया टोटल? 36 इलेक्ट्रॉन। सो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 36, और 36 इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस के कौन से एलिमेंट में होते हैं? क्रिप्टन में। तो हम बोलेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स EN रूल को फॉलो कर रहा है। EAN रूल इज फॉलोड। ओके, तो ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स के रिस्पेक्ट में जिसमें EN रूल फॉलो नहीं हो रहा है। ओके, एक दो एग्जाम्पल और देता हूँ। जैसे FeH2O का होल 6, 2 पॉजिटिव चार्ज। अब इस कॉम्प्लेक्स में EN रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सो Fe का एटॉमिक नंबर 26 टोटल, और 6 लिगेंड्स है, क्वार्टस नंबर 6 है, तो 6 लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा। एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। प्लस इस यहाँ पर Fe की ऑक्सीजन स्टेट क्या है? +2। तो +2 ऑक्सीजन स्टेट क्या मतलब होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? -2 इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने बचे टोटल? 36। तो इस कॉम्प्लेक्स में भी जो है EN रूल फॉलो हो रहा है, क्योंकि इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 क्रिप्टन के बराबर है। तो अब वर्ड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर समझ में आया क्या? इफेक्टिव वर्ड क्यों आया? क्योंकि जब सेंटर मेटल एटम लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाता है या कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स सेंटर मेटल एटम से गेन करता है थ्रू ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एंड कुछ लॉस करता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन स्टेट। तो रिजल्टेंट में उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अच्छा, क्वार्टस नंबर 6 है, मान लो एक कॉम्प्लेक्स, एक क्वार्टस नंबर 4 है, और दोनों में EN रूल फॉलो हो रहा हो, तो क्वार्टस नंबर 6 कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ज़्यादा बॉन्डिंग हो रही है, ज़्यादा बॉन्ड बनते हैं तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। क्लियर है इतना? अब यहाँ पे देखिए, बट स्टेबिलिटी में एक बात और है कि अगर कहीं पर चिलेशन हो रहा हो, बाइडेंटेट लिगेंड है, तो वहाँ पे स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। अब देखो यहाँ पर क्या है, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 25। ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 है, तो कोई लॉस नहीं। कितने कार्बोने मैंने यहाँ पे जोड़े हैं? 5 से कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे आपको? 10 इलेक्ट्रॉन्स। प्लस
यहाँ पर एक मेटल मेटल बॉन्ड है, मेटल मेटल बॉन्ड से कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, तो एक एक की शेयरिंग हुई ना, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसे एक से शेयर करेगा तो दोनों को एक ही मिलेगा ना, तो +1। कितना है टोटल 36 इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पर एक बॉन्ड क्यों बनाया मैंने, 2 बॉन्ड क्यों नहीं बनाए, एक बॉन्ड इसलिए बनाया है सो दैट कि इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्रिप्टन के बराबर हो जाए। अब टोटल देख सकते हो, टोटल देखो, दो मैंगनीज हैं तो कितना हो गया 50 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन नंबर 0 है तो +0 प्लस टोटल कार्बोनिल कितने हैं 10, तो 10 20 कितना हो गया 70। ओके, अब बताओ अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स और होना चाहिए कि एक मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्रिप्टन के बराबर हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आएंगे, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं, तो +2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने और ऐड कर दिए किसके, मेटल बॉन्ड के, तो टोटल कितना हो गया 72। अगर टोटल इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 72 है तो पर एटम कितना हुआ 36। तो यहाँ पर एक एक मेटल बॉन्ड होना चाहिए। और वैसे भी डाई न्यूक्लियर कार्बोनिल में इन जनरल एक ही मेटल बॉन्ड होता है, खासकर तब जब इस तरीके के मेटल हो, शक्ति वक्रमन फेको निकुंजन के। ओके, अब हम सीखेंगे बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। कैसे बॉन्डिंग होती है इनके बीच में, तो एक एग्जाम्पल हमने कंसिडर कर लिया, मान लिया कि मेटल कार्बोनिल है MCO, कार्बोनिल लिगेंड ये है। इनके बीच बॉन्डिंग को समझने के लिए पहले आप CO का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए। CO में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन में 6, ऑक्सीजन में 8, तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें। और 14 इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आएगा, σ1s2, σ*1s2, σ2s2, σ*2s2, इसके बाद क्या होगा πpx इक्वल टू πpy, दो होंगे इस दोनों में, फिर σpz2 एंड लास्ट में होगा π*px π*py, और ये दोनों वैकेंट है। इंटेंशनली मैंने ऐसा लिख दिया क्योंकि अभी मुझे इसकी ज़रूरत है। तो आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन इसका ये है, π* में वैकेंट है और ये 2 फिल्ड हैं। तो जब CO को मेटल से बॉन्डिंग करनी होगी तो ये अपने आउटर मोस्ट के ऑर्बिटल को यूज करेगा। देखो कैसे, ये मेटल है और आपको पता है कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके जो d ऑर्बिटल होते हैं 5 में से 3 एक जैसे होते हैं और 2 एक जैसे होते हैं, dxy, dyz और dzx, ये एक जैसे हैं, और dx², y² और dz² एक जैसे हैं, राइट। इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अलोंग द एक्सिस होती है और इसमें बिटवीन द एक्सिस होती है। ये ऑर्बिटल केवल सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं और ये d ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाते हैं जनरली। अब देखो मेटल को अगर CO के आउटर मोस्ट में pz के साथ ओवरलैपिंग करनी है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका dz इसके pz से ओवरलैपिंग करेगा सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए। आपको पता है कि बॉन्ड अलोंग द एक्सिस स्टेबल बनता है। तो मान लिया
कि ये मेटल का डीजेड ऑर्बिटल है जो कि वैकेंट है और ये कार्बोनिल लिगेंड्स के पीजेड से ओवरलैपिंग कर रहा है। ये कार्बोनिल लिगेंड्स का पीजेड ऑर्बिटल है। यहाँ पर हमारा लेट अस कंसीडर कि कार्बोनिल लिगेंड है, इसका ये पीजेड हो गया। अब इसने इसमें क्या किया कि इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किए। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं? कार्बोनिल लिगेंड्स के पीजेड ऑर्बिटल्स के ना, पीजेड, और इसका ये डीजेड है। अब कौन सा बॉन्ड बनेगा यहाँ पर? हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी क्योंकि सिग्मा तो सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया है थ्रू ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड और यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बन गया। दिस इज सिग्मा बॉन्ड, ओके, बिटवीन कार्बोनिल लिगेंड एंड मेटल। अब आपको ये भी पता है कि कार्बोनिल लिगेंड में आउटर मोस्ट में पाई स्टार एंटी ऑर्बिटल है। पाई स्टार मीन्स एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल है जो कि वैकेंट है और वो इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है। तो मैंने क्या किया कि ये हमने इसका पाई ऑर्बिटल बना दिया इस तरीके से, पाई या वाई जो भी बना सकते हो आप, पाई पी एक्स या पाई पी वाई, जो कि वैकेंट है। और मेटल का ये कोई इनमें से कोई डी ऑर्बिटल है। डी ऑर्बिटल को हमें पता, हम लोग ऐसे बनाते हैं, ये डी ऑर्बिटल हो गया। अब मेटल ने अपनी इस डी ऑर्बिटल में इसके पास मान लो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, तो ये इसने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में डोनेट कर दिया, क्योंकि ये तो इसका वैकेंट है और इसका ये वैकेंट होगा तो ओवरलैपिंग कैसे होगी? तो इनके बीच में देखो ये ओवरलैपिंग होगी इस तरीके से, और कौन सा बॉन्ड बन गया? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड बनने में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल के पार्टिसिपेट हो रहे हैं, और सिग्मा बॉन्ड बनने में कार्बन मोनोऑक्साइड के इलेक्ट्रॉन पेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सिग्मा पीजेड के। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं हम लोग कि जो CO लिगेंड है इज अ सिग्मा डोनर। सिग्मा डोनर मीन्स सिग्मा बॉन्ड बना रहा है बाय डोनेशन ऑफ इट्स पीजेड इलेक्ट्रॉन्स टू सेंटर मेटल एटम, और सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर लिगेंड। इट इज a sigma donor and pi acceptor ligand. ओके, और इसीलिए ये बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रांग होती है। इसने मेटल ने सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए इस इलेक्ट्रॉन पेयर लिया है और पाई बॉन्ड बनाने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है। दिस इज एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल। That's why it is called sigma donor. CO is a sigma donor and pi acceptor ligand. सिग्मा के थ्रू इलेक्ट्रॉन दिए हैं, पाई बॉन्ड के थ्रू ले लिया है। तो ऐसी इस तरह के बॉन्डिंग को हम बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग एक मिलीजुली बॉन्डिंग है जिससे कि कभी ब्रेक नहीं होती, बहुत स्ट्रेंथ होती है इस बॉन्डिंग में। देखो ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड के थ्रू भी हो रही है, ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड के भी थ्रू हो रही है, दोनों एक दूसरे की नीड को कंप्लीट कर रहे हैं। दिस इज सिनर्जिक बॉन्डिंग। इससे क्या होता है, इस बॉन्डिंग से क्या होता है कि CO लिगेंड्स मेटल के काफ़ी क्लोज आ जाता है, और CO लिगेंड्स मेटल के काफ़ी क्लोज आने की वजह से डी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग भी ज़्यादा होती है। याद करो मैंने कहा था कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कब होती है? जब लिगेंड सेंटर मेटल एटम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है तो सेंटर मेटल एटम के पॉजिटिव चार्ज से तो लिगेंड अट्रैक्ट होता है, बट सेंटर मेटल एटम के डी इलेक्ट्रॉन से लिगेंड रिपेल होता है क्योंकि लिगेंड पे लोन पेयर है। अब लिगेंड कितना रिपेल करेगा डी इलेक्ट्रॉन्स को वो डिपेंड करता है कि उसका कितना क्लोज आ रहा है। तो अगर इतनी स्ट्रेंथ वाली बॉन्डिंग होगी तो सेंटर मेटल एटम के ज़्यादा क्लोज आएगा लिगेंड्स, तो डी ऑर्बिटल को उतना ज़्यादा क्या करेगा? रिपेल करेगा। इसलिए एक वर्ड भी है, इसलिए हम कहते हैं CO इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। CO एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो कभी अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्यों है, तो इसका आंसर लिखोगे बिकॉज CO इज ए सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। ठीक है,
CO is a sigma donor and pi acceptor ligand which strengthen interaction and डेल्टा नॉट इंक्रीजेस। और डेल्टा नॉट अगर इंक्रीज होगा तो जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएगा। ओके, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर इस बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करना हो तो कैसे एक्सप्लेन करोगे? सो आप इसको इस तरह एक्सप्लेन करोगे कि मेटल बाय डोनेशन ऑफ इट्स pz इलेक्ट्रॉन टू center metal atoms and metal carbon pi bond is formed by donation of pi electrons by donation of d electrons of the center metal atom to the anti-bonding pi star orbital of carbonyl. This type bonding is called synergic bonding. इस तरह आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट? सो लैंग्वेज के लिए आप इसे देख सकते हैं। मेटल कार्बन बॉन्ड इज बॉन्ड इन मेटल कार्बोनिल्स possess both sigma and pi character. Metal carbon sigma bond is formed by donation of electron pair by CO ligands to vacant d orbital of metal, whereas metal carbon pi bond is formed by donation of electron pair of metal to anti-bonding pi star orbital of CO, and this is called synergic bonding. Understood? अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या हो सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, सो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 2 2 2, कितने हो गए? n + 2 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग 6 के हैं, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? एंटी बॉन्डिंग 4 के हैं, आई थिंक 2 + 2, हाँ कितना आ गया? 3। दैट मीन्स कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर 3 है जब ये फ्री होता है। सो क्वेश्चन ये है कि फ्री CO का मतलब क्या हुआ? कि जब वो मेटल से बॉन्डेड नहीं है, और जब CO मेटल से बॉन्डेड है तो बताइए बॉन्ड लेंथ ऑफ बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन विल बी ग्रेटर इन, इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको बी। बताइए किसमें कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी? तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। अब देखो, जब फ्री CO है तो कार्बन का पूरा अटेंशन ऑक्सीजन पे है, लेकिन जब कार्बन मेटल से बॉन्डिंग करने लग जाएगा, जब कार्बन मेटल से बॉन्डिंग करने लग जाएगा तो इसकी कुछ ना कुछ बॉन्डिंग ऑक्सीजन से वीक होगी। या ऐसे कह सकते हैं, फ्री CO में कार्बन का अटेंशन या कार्बन का अट्रैक्शन केवल ऑक्सीजन से है, लेकिन जब कार्बन की डिस्टेंस मेटल से कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि कार्बन की डिस्टेंस ऑक्सीजन से कम होगी, राइट? तो इसलिए बॉन्ड लेंथ किस में ज़्यादा होगी? यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि कार्बन का ऑक्सीजन से अट्रैक्शन कम हो रहा है, क्योंकि इसका अट्रैक्शन मेटल की तरफ जा रहा है। तो इसलिए बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा? मेटल कार्बोनिल में यानी कि MCO में कार्बन की बॉन्ड लेंथ फ्री CO से ज़्यादा होगी। बॉन्ड ऑर्डर यहाँ ज़्यादा होगा और बॉन्ड लेंथ यहाँ पे ज़्यादा होगी। एक और क्वेश्चन पूछ सकता हूँ मैं, अगर CO 2 मेटल से जुड़ जाए इस तरीके से CO लिगेंड्स, और
एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें कि केवल एक मेटल से जुड़ा हुआ है और ये फ्री CO है। मैं पूछूं कि सबसे ज़्यादा कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ कहाँ पे ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर कार्बन का अट्रैक्शन 2 मीटर से बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी ऑक्सीजन से दूरियाँ बढ़ेंगी, डिस्टेंस बढ़ेगी। यहाँ पर 1 मीटर से है तो कुछ डिस्टेंस बढ़ी, और यहाँ पर ऑक्सीजन का पूरा, कार्बन का पूरा ध्यान ऑक्सीजन के पास है, तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन में सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन है, तो यहाँ पर डिस्टेंस सबसे कम होगी बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ विल बी दिस। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और एक लास्ट बात जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि एग्जाम में भी आ चुका है, कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स में मेटल कार्बोनिल है और उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो देखो यहाँ पर Fe की ऑक्सीजन स्टेट क्या आएगी, -2 आएगी। तो अगर सेंट्रल मेटल एटम पे नेगेटिव चार्ज बढ़ता है, तो अभी आपने क्या देखा कि मेटल का जो d ऑर्बिटल होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के जो एंटी बॉन्डिंग p ऑर्बिटल है उसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, और उनके बीच में क्या हो जाती है, ये बैक बॉन्डिंग। अगर इस पे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो इसके मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा बढ़ेगी, तो इसके एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इंटर करेंगे। तो आपको पता है बच्चों कि अगर एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इंटर करेंगे तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर वीक होगा ना, यानी कि कार्बन से ऑक्सीजन की डिस्टेंस बढ़ने लग जाएगी, इससे इसकी दूरियां बढ़ने लग जाएंगी और कार्बन जो है मेटल के ज़्यादा नज़दीक आ जाएगा, ज़्यादा पास आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लैंग्वेज ये है कि जब भी कॉम्प्लेक्स में नेगेटिव चार्ज हो तो उसको हम लोग मेटल पे मानते हैं, और जिससे क्या होता है कि बैक बॉन्डिंग, दिस कॉल्ड बैक बॉन्डिंग, ये बैक बॉन्डिंग कंसेप्ट भी है, बैक बॉन्डिंग बिटवीन d पाई एंड p पाई। ये कार्बन का p ऑर्बिटल है एंटी बॉन्डिंग वाला, और ये d ऑर्बिटल है, और ये पाई स्टार है, ठीक है ना। सो जितना ज़्यादा मेटल पे नेगेटिव चार्ज होगा उतना इनके बीच में बैक बॉन्डिंग होगी, मीन्स मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो फिर कार्बन की ऑक्सीजन से डिस्टेंस बढ़ जाएगी, यानी कि अट्रैक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो अगर सेंट्रल मेटल एटम पे नेगेटिव चार्ज में इसमें पूछूं और पूछूं इसमें FNiCO का होल 4, मैं आपसे कहूं कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ किसमें ज़्यादा है, तो मेटल कार्बन में यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है नेगेटिव चार्ज होने की वजह से, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट की टेंडेंसी ज़्यादा है। तो अगर मेटल कार्बन पे बॉन्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे ज़्यादा है तो कार्बन ऑक्सीजन में बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम होगी, यहाँ इससे कम होगी। कार्बन की मेटल से बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो कार्बन की ऑक्सीजन से बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, और यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीजन से बॉन्ड स्ट्रेंथ रिलेटिवली इससे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा कहाँ पे हुई, कार्बन ऑक्सीजन की, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर में यहाँ पे बॉन्ड लेंथ x मान लिया, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ y मान लिया बिटवीन x एंड y, तो x विल बी ग्रेटर देन y। आप इसको सोच के देखना, समझ लेना अच्छे से, ठीक है। तो मेटल पे नेगेटिव चार्ज बढ़ने से कार्बन मेटल की बॉन्ड डिस्टेंस घटती है और कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। मेटल कार्बोनिल को हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी कहते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आपने सुने हैं कि गिनार्ड रीजेंट है ना, मैग्नीशियम बेस्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इज कॉल्ड गिनार्ड रीजेंट। कार्बन मैग्नीशियम से जब अटैच्ड होता है तो गिनार्ड रीजेंट। अगर कार्बन कॉपर से अटैच्ड होता है, जैसे CuCl, इसे बोलते हैं गिलमैन रीजेंट। डाइमिथाइल जिंक, ये भी हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की खास बात क्या होती है कि कार्बन पे क्या चार्ज आ जाता है, यहाँ पर नेगेटिव, क्योंकि मेटल पे हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। दैट्स व्हाई दे एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड एज वेल एज स्ट्रॉन्ग बेस। मैं चलो क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, क्वार्टजन कंपाउंड का कोई एप्लीकेशन बताओ, क्या यूजेज है इस तरह कंपाउंड्स का। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग यूज है कि हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए, टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर। यू नो हार्डनेस ऑफ वाटर किस वजह से होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फॉस्फेट या क्लोराइड।
दैट मीन्स वाटर में CaSO4 या CaCl2 या MgSO4 MgCl2 के प्रेजेंस होने की वजह से होती है। तो अगर उसमें वाटर में हम EDTA डाल दें, EDTA, तो आपको पता है कैल्शियम के EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स होता है, CaEDTA बन जाएगा। ओके, इस तरह से CaEDTA बन जाएगा ये कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे कैल्शियम के +2 स्टेट है और कैल्शियम जो है वो इस तरीके से रिमूव किया जा सकता है। मैग्नीशियम इस तरह कॉम्प्लेक्स बना लेता है, तो इसलिए EDTA बोलते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक एजेंट, क्योंकि ये बहुत ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है कैल्शियम के साथ। और वैसे भी ये चिलेटिंग रीजेंट है, रिंग फॉर्म करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर वी यूज EDTA विच इज ए कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक एजेंट। इट फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन एंड रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर। मेटलर्जी में भी इसका यूज है। इसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और भी है, याद करो, रस्ट को अगर रिमूव करना हो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट? रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3.2H2O, राइट, ये आपने पढ़ा है, या Fe23.XH2 लिख सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन। इसे हम लोग फेरिक ऑक्साइड भी कह सकते हैं, क्योंकि Fe का ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पे क्या है, +3 है। होता क्या है, ऑक्सैलिक एसिड इज यूज्ड टू रिमूव रस्ट। रस्ट को रिमूव करने के लिए ऑक्सैलिक एसिड को यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, COOH, सिंगल बॉन्ड COH, और इसका जब ये लीगेंड की तरह काम करता है तो एज ए ऑक्सलेट आयन होता है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सलेट आयन। तो जब ऑक्सैलिक एसिड को रस्ट में डालते हैं तो क्या होता है, देखो, Fe2O3.XH2O प्लस C2O4 2 माइनस, यहाँ पर +3 है। जितनी ऑक्सीजन स्टेट होती है जनरली उसका डबल क्वार्टर नंबर होता है, तो इसकी मैंने 3 मॉलिक्यूल ले लिया और क्या बन गया, FeC2O4 थ्राइस, क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स। +3 स्टेट रखने के लिए इस पे -2 चार्ज होता है, तो कॉम्प्लेक्स पे 3 नेगेटिव लगा दिया। ठीक है, ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होती है और ये कॉम्प्लेक्स बन गया। तो इस कॉम्प्लेक्स के बनते ही क्या हुआ, जो Fe2O3 था इसमें क्या हो गया, डिजॉल्व हो गया ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, और डिजॉल्व हो गया तो नाउ इट कैन बी फिल्टर्ड एंड जो रस्ट है वो रिमूव हो सकता है। तो इस तरह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का बनना बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इनकी एप्लीकेशन, जैसे कि याद करो AgCl की सॉल्युबिलिटी वाटर में ऑलमोस्ट ना के बराबर है, एक्वस में डिजॉल्व नहीं होता। लेकिन इसी AgCl जो कि वाइट PPT होता है बच्चों, दिस इज वाइट PPT, अगर इसकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करना आप चाहते हो कि मुझे इसको रिमूव करना है, तो इसको आप किस में ऐड कर दो, एक्वस NH4OH में। अमोनिया को देखते ही ये क्या बना लेता है, कॉम्प्लेक्स AgNH3 का होल ट्वाइस, ये क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स प्लस OH माइनस। और कॉम्प्लेक्स जैसे बना तो कॉम्प्लेक्स बनना एक स्टेबल प्रोसेस है, तो ये कंप्लीटली इसमें क्या है, सॉल्वेबल ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, और एक क्लियर सोल्यूशन बन गया। PPT जो सॉलिड था वो डिजॉल्व हो गया। तो इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर पे नहीं है, बट NH4OH में कंप्लीटली डिजॉल्व है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। अंडरस्टूड? तो ये सारे एप्लीकेशन हैं कॉम्प्लेक्स के, और भी ज़्यादा एप्लीकेशन हैं जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे।